हेलो दोस्तों, पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक तौर पे। हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, सिलेबस समझा था। विषय के बारे में समझा था, विषय हमारा क्या है, सिलेबस देखा था कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस के बारे में हमने समझा था। और हमने ये देखा था, कट ऑफ वगैरह देखी थी। और हमने हमें ये देखा था कि हमें पढ़ना क्या है और कहाँ से कितना पढ़ना है। तो उसी सिलसिले में मैंने बात किया था कि जल्दी ही हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, और मेरी फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। ज्योग्राफी की पहली क्लास है और हम ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पहले हम ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले ज्योग्राफी को हम देख लेते हैं कि हमें ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिलेबस की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है। और जितने भी लोग हैं, अ, इसको शुरू से लास्ट तक देखना। आपके शुरुआत में हमारे पास पहले पूरा टॉपिक है। टॉपिक के बाद हमारे पास क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करना, और इसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी। इसके साथ आप इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए, ज्योग्राफी के लिए हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में क्या है, सिलेबस में हमारे पास सिलेबस है। देखो, स्लैब हम ज्योग्राफी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक प्राकृतिक और एक राजनैतिक। ठीक है, प्राकृतिक और राजनैतिक। प्राकृतिक में हम ये सब देखेंगे कि अ, मतलब जितने भी पहाड़ पर्वत नदियाँ वगैरह ये सब चीज़ें। और पॉलिटिकल में हम देशों के बारे में जानेंगे, कौन सी किसकी क्या राजधानियाँ हैं, ये सब चीज़ें भी देखेंगे, जो हमारे पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए और लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, हम सिलेबस में ये सब हमारा पीसीएस का पार्ट है। ठीक है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कितना, सबसे कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं ध्यान से बताते जाऊंगा कितना है। और उसको हम उसी बेस पे पढ़ेंगे, जो जितना इंपॉर्टेंट है उसके बेस पे हम आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रह्मांड और सौरमंडल। ये हमारा लिथोस्फीयर के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद हम पृथ्वी की गतियाँ वगैरह भी इसमें देखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे, ये भी देखेंगे। ये सब पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, चट्टानें, प्लेट, विवर्तनिक सिद्धांत क्या है इसमें, जो और ये सब कैसे बने हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, ये सब इसमें हम देखेंगे। उसके बाद हम हाइड्रोस्फीयर में आएंगे, जिसमें जलमंडल में हमारे पास महासागरीय नितल क्या है, महासागरीय लवणता क्या है, प्रवाल वृत्तियाँ क्या हैं, और तरंग धाराएं क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। इसमें से सबसे ज़्यादा, इसमें से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद ये, इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसको भी, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। और एक मस्त अच्छा सा नोट्स तैयार है आप लोगों के लिए, अभी नोट्स भी दिखाऊंगा मैं। एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे, ये सब चीज़ें, इसमें कुछ मेंस के पार्ट हैं। उसके बाद हम अ, आ जाएंगे, ये हमारा टॉपिक जो इधर का रहेगा ये खत्म हो जाएगा, तो हम उसके बाद महाद्वीपीय भूगोल में आ जाएंगे। महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सब चीज़ें, अफ्रीका, सारे मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन से बड़े छोटे, जो हमारे एग्जाम में आज तक पीसीएस में पूछे गए हैं, ये। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब मेंस मेंस के पार्ट है। इसमें कुछ चीज़ें जो फिल्म्स बेस हैं वो यहाँ पे हो जाएगा, बट जो मेंस का पार्ट है उसको भी हम देख लेंगे, एज ए नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्लस उसके बाद देखेंगे, ये भी कुछ मेंस के पार्ट है, इसमें कुछ जो प्रीलिम्स के पार्ट है वो यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। बट जो मेंस का पार्ट है उसको अलग से भी देखेंगे, उसके नोट्स और उसको अलग से देखेंगे थोड़ा। उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी में एंड हो जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के बारे में बेसिक जानकारी, उसकी आकृति कैसी है, अपवाह तंत्र मतलब नदियाँ, झीलें वगैरह भी देखेंगे। जितनी भी परियोजनाएं हैं वो सब भी देखेंगे। जलवायु कैसी है भारत की, मिट्टियाँ कितनी हैं, प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी पाई जाती है, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में देखेंगे, नेशनल पार्क वगैरह भी यहाँ आएंगे, और कृषि पशुपालन वगैरह के बारे में देखेंगे। इसके बाद खनिज संसाधन, ये अपडेटेड रहेगा। ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन प्रणाली क्या है, जनजातियाँ कहाँ कहाँ कौन सी रहती हैं। और इसके बाद 2011 का जो सेंसस है उसके बारे में, जनसंख्या इसके बारे में, सेंसस के बारे में देखेंगे। उसके बाद प्राकृतिक आपदा मेंस का पार्ट है वो भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इन्वायरमेंट में आएंगे, तो इन्वायरमेंट में हम करेंगे इसके साथ, इन्वायरमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट है कि PYQ के साथ हम घटना चक्र, ये पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली है आप लोगों के लिए। तो फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पीसीएस हिंदी ये आप लोगों का चैनल है।
और इसको जितना आप ग्रो करेंगे आपको उतना ही फायदा है होगा, जितने भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। एक बात और कि जो भी चीज़ें हैं हमें पीडीएफ नहीं इकट्ठा करना है। मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं, वो सब डिस्कस करने के बाद आपको लगेगा कि प्रॉपर नोट्स आप लोगों के लिए, आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा मैं घटना चक्र की उसको भी सेशन लेके आऊंगा, एज ए पीडीएफ नोट्स के टाइप में रहेगा। उसको मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पे मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। इसके साथ साथ में अ, जो भी उसके पीवाईक्यूज होंगे वो भी यहाँ पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ऑलराइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सिलेबस देख लिया, क्या है हमारा ज्योग्राफी का सिलेबस, हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इसमें जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा उसको हम उसी हिसाब से करते जाएंगे, और जो कम इम्पोर्टेंट उसको थोड़ा जल्दी से निकलेंगे, और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको अच्छे से देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रह्मांड, सौरमंडल। ये और ये दो एक साथ स्टार्ट करेंगे, और जितना 30 मिनट की क्लास हमारी मैक्सिमम होगी। अब हम आज के बाद सिलेबस इसका देख लिया है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ही हाँ, अभी तो देखिए टेलीग्राम अभी सस्पेंडेड है। टेलीग्राम पे पीडीएफ पड़ जाएगी, बट अभी 2-3 दिन बाद 22 तारीख के बाद जब टेलीग्राम चल रहे तो वहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया है, बाकी चीज़ें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले जो ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड है क्या, ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, एक देखिए इसमें क्या क्या होता है ना, ब्रह्मांड के बारे में हम ऐसे इमेजिन करें कि ब्रह्मांड है क्या। एक बात और मैं बता दूं, ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छी तरीका क्या है ना, इमेजिन करना, एक सोचना। जितना सोचोगे ज्योग्राफी आपके दिमाग में भर जाएगी पूरी तरीके से। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब समझने वाला है। ज्योग्राफी बेस्ड ऑन साइंस, बेस्ड ऑन साइंस, साइंस की तरह है ज्योग्राफी। ठीक है, रटना नहीं, कुछ भी नहीं रटना है आपको। ऐसे आंख बंद करके आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी कि कहाँ से मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है, सभी ग्रहों, उपग्रहों, धूल कणों, तारों, आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, क्या समझ में आया, सीधी सी बात है, परिभाषा है, कुछ बहुत सारी चीजें नहीं है आपको। ब्रह्मांड में क्या है, जो भी हमारे आसपास है, जो हमें दिख जाता है दूर दूर तक, जो हमें नहीं दिखता है, सब कुछ ब्रह्मांड है। यानी उस ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ है। ठीक है, तो क्या है, ग्रहों, उपग्रहों, धूलकणों, तारों, आकाशगंगाओं को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है, और ब्रह्मांड अनंत है, ये भी है। ठीक है, इसके अध्ययन को सबसे ज्यादा कास्मोलॉजी क्या कहा जाता है, कास्मोलॉजी क्या कहा जाता है, कास्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कास्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कास्मोलॉजी। अब कुछ हम यहाँ पे सिद्धांत देख लेते हैं, जहाँ पे नॉर्मली एग्जाम में डायरेक्टली पूछ जाते हैं। जैसे कॉपरनिकस का एक सिद्धांत आया था 1543 में, पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने बताया था, क्या बताया था, कि सूर्य सौर मंडल केंद्र में स्थित है। ठीक है, जो भी हमारा सौर मंडल है उसके केंद्र में हमारे में सूर्य स्थित है। ठीक है, क्या बोला, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, किसने सिद्धांत दिया था, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ऐसे याद करेंगे, कॉपर केंद्र। ठीक है, तो क्या बोला था कि सौर मंडल के केंद्र में कौन है, सूर्य है, किसने बोला, कॉपरनिकस ने। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। इनको निकोलस कॉपरनिकस को ही, यानी कॉपरनिकस को ही खगोल शास्त्र का आधुनिक आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, किसको, कॉपरनिकस को। ऑलराइट, इसके बाद आ जाएंगे भाई साहब गैलीलियो और केपलर। गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में एक आविष्कार किया था दूरबीन का। ठीक है, इसके बाद केपलर आया 1571 से 1630 के बीच में, उन्होंने कक्षीय नियम दिए थे। तो ये दूरबीन का आविष्कार किसने किया, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने भी किया, गैलीलियो ने। और केपलर ने क्या बताया, केपलर ने कक्षीय नियमों की खोज की। कक्षीय नियमों की खोज किसने की, केपलर ने। केपलर ने किसकी खोज की, कक्षीय नियमों की खोज की। इसलिए नवीन खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, केपलर को। केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब ये टर्म्स हैं ये। तो आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है, कॉपरनिकस। और नवीन खगोल शास्त्र का जनक कौन है, गैलीलियो, ओ सॉरी, केपलर।
ऑलराइट। तो गैलीलियो ने किसकी खोज की? दूरबीन की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा एक और थ्योरी देख रहे हैं। विलियम हर्शले कौन थे? इन्होंने ये बताया था कि जो सौरमंडल आकाश गंगा का अंश मात्र है। क्या बोला? इन्होंने ये बोला था कि जो सौरमंडल है ना, हमारे हमारी जो आकाश गंगा है उसका एक सिर्फ छोटा सा अंश का है। क्या है? सौरमंडल। ये हमारी आकाश गंगा हो गई और इसका छोटा सा पार्ट क्या है? सौरमंडल। सौर इस आकाश गंगा का छोटा सा पार्ट क्या है? सौरमंडल। इस इनका कहने का मतलब एक अर्थ में ये भी समझ सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा में अनेक सौरमंडल है। ठीक है, ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसे करके बहुत सारे सौरमंडल है, इनका मानना था। ओके। उसके बाद आया एडविन हबल आए 1925 में। इन्होंने हबल ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मांड का विस्तार की थ्योरी किसने दी थी? एडविन हबल ने। एडविन हबल ने ब्रह्मांड के विस्तार की थ्योरी दी। क्लियर? चलिए तो आगे आके देखते हैं। एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है 1967 में, 1967 में रॉबर्ट बेनेगर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। किसकी? कि अ, ये एक चीज और यहाँ पे मिस हो रही है। ये हम पहले बिग बैंग थ्योरी देख लेते हैं, फिर वो आगे देखेंगे। बिग बैंग थ्योरी क्या है? कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत जो वर्तमान में मान्य है या प्रचलित चल रहा है, वो है बिग बैंग थ्योरी। इसकी खोज की थी जॉर्ज लेमेत्रे ने। लेमेंत्रे ने जॉर्ज जॉर्ज लेमेंत्रे ने। बिग बैंग थ्योरी किसने दी? जॉर्ज लेमेंत्रे ने। ठीक है, और इसकी विस्तृत व्याख्या की थी किसने? ये रॉबर्ट बेनेगर ने। रॉबर्ट बेनेगर ने बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या की थी। ठीक है, क्या हुआ? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेत्र ने। लेमेत्रे ने, जॉर्ज लेमेत्रे ने। ठीक है, थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, बट जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है, ये दोनों फ्रेंच वर्ड है आई थिंक, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। जॉर्ज लेमेंट्रे। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंट्रे ने। ठीक है, तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत है, इसको जो माना जाता है। उसके बाद इसका व्याख्या किसने की? रॉबर्ट बेगोनर ने। रॉबर्ट बेगोनर ने इसकी व्याख्या की। रॉबर्ट बेगोनर ने इसकी व्याख्या की 1967 में। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं? कौन से सिद्धांत? जो बिग बैंग थ्योरी है उसका क्या, कि इन्होंने ये कहा था, बताया इन्होंने कि शुरुआत में ना ब्रह्मांड एक बहुत अत्यंत छोटे बिंदु पे केंद्रित था। ब्रह्मांड जो था अत्यंत छोटे बिंदु पे क्या था? केंद्रित था। ठीक है, इसका और केंद्रित था। ठीक है, ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में केंद्रित था। उसके बाद क्या हुआ कि इसके इसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म था, जबकि तापमान और घनत्व क्या था? अनंत था। इसका आयतन क्या था? अत्यंत सूक्ष्म, और तापमान और डेंसिटी जो थी, जो टेम्परेचर और डेंसिटी इसकी काफी ज्यादा हाई थी या अनंत थी। ठीक है, उसके बाद इसमें आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले इसमें विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। और उसी के तहत क्या हुआ कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। 1.43 सेकंड के अंतर्गत ही ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ। तो क्या हुआ? शुरुआत में क्या था कि ब्रह्मांड एक अत्यंत छोटे बिंदु पर केंद्रित था, सिंगुलरिटी के रूप में। ठीक है, ये जो अत्यंत छोटा बिंदु है इसको हम सिंगुलरिटी के नाम से जानते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने देखा इसमें विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद इसी विस्फोट को बिग बैंग कहा गया। ठीक है, बिग बैंग, और ये आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, और इसका विस्तार 1.43 सेकंड के अंदर ही इसका काफी ज्यादा विस्तार हो गया था। ठीक है, अब ये जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण इसे ही गुरुत्वीय सिंगुलरिटी कहा जाता है। ये सब चीज़ एक नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद हम ये थ्योरी है, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आपने एक बार एक नाम सुना होगा, सन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है? एल एच सी। एल एच सी क्या है? एल एच सी क्या है? लॉर्ड्स हाड्रोन कोलाइडर क्या है? ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी के लिए यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे एक प्रयोग किया। यानी पृथ्वी थी, उसको खोद के नीचे गए। ठीक है, और कहाँ गए? 150 से 175 मीटर नीचे, मीटर नीचे गए। और ये बेसिकली ये कहाँ हुआ? जेनेवा फ्रांस में, और स्विट्जरलैंड की सीमा पर 27 किलोमीटर सुरंग किया गया, उसमें गए। और मशीन का नाम
मशीन का नाम, इस मशीन को ही लार्ज हेड्रोन कोलाइडर नाम दिया गया, एलएचसी नाम इस मशीन को ही दिया गया था। ठीक है, तो एलएचसी क्या है? एक मशीन है। ये लार्ज हेड्रोन कोलाइडर क्या है? एक मशीन है जिसका उपयोग क्या हुआ कि पृथ्वी जमीन के नीचे जाने के लिए किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? जिनेवा, ये जो जिनेवा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर ऐसा हुआ। ठीक है, इसमें ही एक पार्टिकल बना था, एक तत्व की खोज हुई थी, मतलब एक पार्टिकल की खोज हुई, उसका नाम गॉड पार्टिकल रखा गया। ठीक है, और लिखा है इस प्रयोग के माध्यम से हिग्स बोसॉन नामक एक गॉड पार्टिकल की खोज हुई, जिससे द्रव्यमान की उत्पत्ति को समझा जा सकेगा। ठीक है, तो ये गॉड पार्टिकल कब बना था? जब हमने ये खोज किया था, मतलब ये जब प्रयोग किया था एलएचसी। ठीक है, ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी के लिए। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, देखिए एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे, ये जो टॉपिक है ना सौर मंडल का, वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अदर होगा। तो मुझे स्टार्ट करना था, एक शुरुआत देना था, तो हमने आज ये टॉपिक लिया है। हालांकि पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत मतलब क्वेश्चन आते हैं, बहुत मान लीजिए 10% के आसपास यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके सारे पीवाईक्यूज वगैरह मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। हम आकाश में गैलेक्सी के बारे में समझ सकते हैं। गैलेक्सी क्या है? देखिए, गैलेक्सी तो हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी, पहले मंदाकिनी देख लेते हैं। ठीक है, मंदाकिनी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में बंधे असंख्य तारों, गैस के बादलों और अदृश्य पदार्थ जो डार्क मैटर हैं के विशाल चक्राकार तंत्र को ही मंदाकिनी कहते हैं। गैलेक्सी क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगा और जो तारे हैं ना वो सब आपस में बंध गए। ठीक है, गैस के बादल, अदृश्य डार्क मैटर है, ये सब विशाल तंत्र का एक चक्र को ही हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। तो ये आप मंदाकिनी का ये देख लीजिए, ये है मंदाकिनी का चित्र, मंदाकिनी गैलेक्सी। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है नेबुला है, अभी इसके बारे में भी देखेंगे नेबुला क्या है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमने देखा कि मंदाकिनी क्या है, आकाशगंगा या मंदाकिनी गैलेक्सी वगैरह क्या है। अब उसके बाद एक चीज और है कि इसमें एक, अगर स्ट्रक्चरल फीचर्स के बारे में देखें कि संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं, बल जेकब पड़ता है मंदाकिनी का केंद्रीय भाग। ठीक है, जहां तारों का घनत्व तो सर्वाधिक होता है, एक विशाल ब्लैक होल में स्थित है। यहाँ यह प्राय एक विशाल ब्लैक होल, ऐसे समझ सकते हैं कि बल्ज क्या है? मंदाकिनी का सेंट्रल पार्ट जो होता है ना, जहाँ पे तारों का घनत्व तो अत्यधिक होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। ठीक है, और ये जो बल्ज होता है ना बेसिकली, ये कहाँ पे होता है? ये एक विशाल ब्लैक होल में होता है। यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये बल्ज है। समझ में आ गया? बल्ज, बल्ज क्या है? ठीक है, उसके बाद हम आगे आएंगे। ये स्पाइरल आर्म्स क्या हैं? केंद्र से बाहर निकलती हुई तीन घूर्णनशील भुजाएं होती हैं जिनमें नए तारों का निर्माण होता है। अब ये जो वाला, ये जो है, ये जो हो रहा है, ये क्या है? इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को ही बोलते हैं स्पाइरल आर्म्स। केंद्र से बाहर निकलती हुई तीन, जैसे अगर ये हमारा बल्ज हो गया, ये ऐसे करके, ये क्या है? स्पाइरल आर्म्स है। ठीक है, इसमें ही क्या होता है? नए तारों का, ये है, इसी में नए तारों का निर्माण होता है। यहाँ पे जो तारों की संख्या क्या होती है, मतलब तारों का घनत्व क्या होता है? घनत्व मतलब एक हिसाब से थोड़ा टर्म्स में जानेंगे तो भीड़ होती है। घनत्व मतलब भीड़, भीड़ को, अब भीड़ ज्यादा होगी तो घनत्व ज्यादा हो जाएगा। भीड़ मतलब भीड़ ज्यादा तो घनत्व ज्यादा, भीड़ कम तो घनत्व कम, यही चीज समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे मिल्की वे क्या होता है, दुग्ध मेखला क्या होती है। यह हमारी अपनी आकाशगंगा है, मिल्की वे, जिसका आकार सर्पिलाकार है। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा क्या है? मिल्की वे। हमारी आकाश दुग्ध मेखला, ठीक है, सर्पिलाकार है। ओरियन आर्म्स क्या होता है? हमारा सौरमंडल इसकी भुजा में स्थित है। ओरियन आर्म्स क्या होता है? हमारा सौरमंडल, सूर्य और उसके ग्रह इसी भुजा में स्थित है। किसमें? मिल्की वे के उसमें। ठीक है, तो हमारी आकाशगंगा क्या है? जिसका आकार सर्पिलाकार है, उसी में एक ओरियन आर्म्स है, उसी ओरियन आर्म्स में ही हमारा सौरमंडल स्थित है। क्लियर है सर? जैसे हाथ, इसी जैसे ये मान लो, ये मिल्की वे हो गया, इसके इसी में हमारा सौरमंडल स्थित हो गया ये, तो वो हमारा क्या है?
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे हम अब हमने अपनी आकाशगंगा तो देख ली। हमारी आकाशगंगा क्या है? मिल्की वे। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा हो गया, जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। और पड़ोस में भी तो कोई होगा, एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा क्या है? पड़ोसी आकाशगंगा। हमारे सबसे पास में स्थित दूसरी आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा, जो कि लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है, हमारी सबसे निकटतम आकाशगंगा कौन है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी निकटतम आकाशगंगा है, एंड्रोमेडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और हमारा निकटतम तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के बाद। ठीक है, याद रखना, सूर्य के बाद। और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के बाद सबसे पास का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जितने भी तारे होते हैं लगभग उनके सबका अपना अपना प्रकाश होता है। ऐसा नहीं कि वो दूर है तो दिख नहीं रहा है, सब इतने दूर हैं कि हमें लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, ना ही उनके पास ताप है। बहुत से ऐसे भी तारे हैं जो सूर्य से काफी बड़े बड़े हैं, लेकिन इतनी दूर पे स्थित हैं कि हमें उसका ना ताप अनुभव होता है, ना ही उसका, बस दिखते हैं हल्के फुल्के चमकते हुए, टिमटिमाते हुए जुगनुओं की तरह, बस। उसके बाद एक और शब्द है, नेबुला या निहारिका। क्या होती है? एक बात ये समझ लीजिए कि बस एक लाइन में अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो नेबुला वो है या निहारिका वो है जहाँ पे तारों का निर्माण होता है। तारों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए आप एक बार पढ़ लो, बस खत्म हो जाएगा। यह अंतरिक्ष में स्थित अंतरा तारकीय धूल और गैसों मुक्त हाइड्रोजन हीलियम का एक अत्यंत विशाल का और दीप्तिमान बादल होता है। ठीक है, इसे तारों का पालना कहते हैं, नर्सरी ऑफ स्टार। ठीक है, निहारिका को तारों की जन्मस्थली कहा जाता है। क्या कहते हैं? तारों की, अब बस इतना ही याद रखना है, तारों की जन्मस्थली कौन है? नेबुला या निहारिका। क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसें जो होती हैं, अभी हमने बात की गैसें कौन सी, हीलियम और हाइड्रोजन, ये संघनित होती हैं और एक नए तारे को जन्म देती हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे ओरियन नेबुला, जो हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और शीतल निहारिका क्षेत्र है। हमारी आकाशगंगा कौन है? मिल्की वे, उसका सबसे चमकीला और शीतल निहारिका क्षेत्र स्थित है। ये हम इस नेबुला की बात कर रहे हैं। ये हमारी, ये नेबुला है। और ये नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और शीतल निहारिका क्षेत्र है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है? नेबुला मतलब तारों की जन्मस्थली। अगर हम तारों के उद्भव के बारे में देखेंगे कि तारों का विकास जीवन चक्र क्या है, तो वही है कि तारों का निहारिका के भीतर गैसों के संघनन से शुरू करके द्रव्यमान के आधार पर अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं। द्रव्यमान के आधार पर यही द्रव्यमान बताएंगे कि वो ब्लैक होल बनेगा या श्वेत वामन तारा बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे कैसे बनेंगे। सबसे पहले स्टेज नर्सरी में क्या होता है? नेबुला के जो अंदर, नेबुला हमने देखा, ये जो नेबुला है, इसके अंदर ये बादलों जैसे कह रहे हैं, ये दो बादल टाइप जो दिख रहे हैं, इसी के अंदर गैस बादल होते हैं। ठीक है, तो नेबुला के अंदर गैस और धूल के कणों का इकट्ठे होंगे, फिर क्या होगा? आदि तारा या भ्रूण तारा, प्रो स्टार जिसको बोलते हैं, भ्रूण तारा, ये शुरुआती दौर होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण कोर सिकुड़ता है और तापमान बढ़ने लगता है, और तो आदि तारा बनता है। यहाँ पे क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण लगा, बल लगा, और कोर उसका सिकुड़ा और तापमान बढ़ा और आदि तारा एक ध्रुव बन गया, किसका? तारे का। और यह नाभिकीय संलयन से शुरू होने से ठीक पहले की अवस्था है। कौन सा? ये आदि तारा। आदि तारा, अब जब अभी नाभिकीय संलयन स्टार्ट नहीं, जहाँ नाभिकीय संलयन स्टार्ट होगा तो पूर्ण तारा बन जाएगा। जब तापमान अधिक बढ़ जाता है तो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन शुरू होना हो जाता है, तारा ऊर्जा उत्सर्जित करने लगता है और इसी को क्या बन जाएगा? पूर्ण तारा, मेन सीक्वेंस स्टार। तो पूर्ण तारा बन जाएगा कब? जब इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो ये पूर्ण तारा बन जाएगा। क्या हुआ? सबसे पहले हमने देखा नेबुला के अंदर क्या है? फोर्स लगा, गुरुत्वाकर्षण बल। फिर हमने देखा कि इसमें धूल के कण हैं, गैसें हैं। गैस में कौन से? हीलियम और हाइड्रोजन, ये हुआ। सबसे पहले हमारा कोर में गुरुत्वाकर्षण बल लगा और ये सिकुड़ा। सिकुड़ा तो तापमान बढ़ा, जब तापमान बढ़ा तो अब उसके कारण से जो गैसें हैं उसमें आपस में संलयन होना स्टार्ट हो जाता है। संलयन मतलब मिलना स्टार्ट हो जाता है, और एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसके कारण से अब ये तारा बन गया। जब संलयन स्टार्ट हो गया क्या? तारा, यानी उसमें
क्या बोलते हैं, फिजन स्टार्ट होगा जब, तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। ऊर्जा उत्पन्न हो यानी वो तारा बन चुका है। ऊर्जा देने का मतलब तारा। ठीक है, जैसे हमारा सूर्य, वो भी तो क्या है, एक तारा ही तो है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब तारा होगा तो कभी तो इसकी एनर्जी खत्म होगी। तो जब भी एनर्जी खत्म होगी तो वो क्या बनाएगा, जब हाइड्रोजन जो उसमें होता है, ईंधन जो होता है हीलियम का, मतलब हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होता है और हीलियम, तो हीलियम का संलयन शुरू होता है, तब हीलियम का संलयन शुरू होगा। और तारे का जो बाहरी आवरण है वो तेजी से फैलता है, इसकी चमक लाल दिखने लगती है और तापमान घट जाता है। तो जो आवरण है बाहर, बाहर मान लो गैस खत्म होगी तब क्या हो, जैसे आपने देखा होगा घर में गैस वैस चलती है तो जब गैस खत्म होने लगती है हल्का लाल दिख, ऊपर लाल लौ देता है, सेम वैसे समझ लो। ठीक है, तो हीलियम तो ये हो गया लाल दानव तारा। जब उसके ईंधन खत्म हो गया, ईंधन खत्म होने के बाद वो एक्सपैंड करेगा, तो एक्सपैंड करेगा तो कैसे दिखने लगता है, लाल। और टेम्परेचर भी कम होने लगता है, काफी ज्यादा कम हो गया। जैसे सुबह के टाइम में देखेंगे सूर्य उगता है तो लाल दिखता है, उसका टेम्परेचर कम होता है, और दोपहर में पीला, मतलब हल्का नारंगी टाइप में, तो उसका काफी ज्यादा होता है ना प्रकाश। तो ये चीजें, तारे की अंतिम अवस्था क्या, अब देखो, जब तारा अंतिम अवस्था में पहुंचेगा तो लाल दाना तारा बना, मान लो लाल दाना तारा बन गया। अब ये डिपेंड करेगा कि ये ब्लैक होल बनेगा कि ये श्वेत वामन तारा बनेगा। ये डिपेंड कौन कराएगा, सबसे पहले ये चंद्र से सीमा, ये ऐसे कैसे, 1.44 एम, ये नीचे एक मार्क लगता है ऐसे, इसका द्रव्यमान मापने के लिए, ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये है, इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज में मिला था। आई थिंक डेट है 1928 में इनको चंद्रशेखर को, ठीक है, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। डेट का मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन शायद आई थिंक 1928 है, एक बार देख लीजिएगा। तो ये कैसे निर्धारित करेगा, अगर देखिए ये जो ये दिखा रहा है ना 1.4 चंद्रशेखर सीमा क्या है, ये द्रव्यमान, ये सूर्य के द्रव्यमान से इसकी तुलना की जाएगी कि अगर इतना है, अगर सूर्य के द्रव्यमान से ये जो है, अगर चंद्रशेखर सीमा से उनका द्रव्यमान कम हुआ तो वो बनाएंगे श्वेत वामन तारा। क्या लिखा है, श्वेत वामन से कम द्रव्यमान वाले तारे सूर्य के द्रव्यमान के समान, मतलब अपनी बाहरी परत खोकर श्वेत वामन तारा बनते हैं, इसे जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। बाद में ये श्वेत वामन, इसका अगर द्रव्यमान कम है तो श्वेत वामन तारा बना देगा, बाद में ये एक एक टाइप से पिंड खरा, जिसका सारी एनर्जी खत्म हो चुकी है, लाल दाना श्वेत दाना, श्वेत दाना का मतलब फिर बाद में खंडहर टाइप में बचा रहेगा। ठीक है, अगर इसका जो द्रव्यमान है सूर्य के जो द्रव्यमान सूर्य के समान द्रव्यमान से ज्यादा है, यानी 1.44 चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा है, तो जब क्या ज्यादा होगा ना तो इसमें एक विस्फोट होगा, सुपरनोवा विस्फोट। क्या होता है, भारी द्रव्यमान वाले तारों में एक भयानक विस्फोट होता है, और इसी विस्फोट से बनता है कौन, एक पल्सर तारा, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा। ठीक है, तो अगर कम हुआ 1.44 एम से कम हुआ तो क्या बनेगा, श्वेत वामन तारा। ज्यादा हुआ तो क्या बनेगा, उसमें विस्फोट होगा बहुत तेजी से, और उस विस्फोट में ही क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा। कैसे, सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे केंद्रीय भाग, केंद्रीय और वो सघन भाग को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। जब विस्फोट हुआ तो बीच का पार्टिकल बचा, वो काफी सघन होता है, इसी को हमने क्या बोला, न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा कहा। अब पल्सर क्या होता है, तीव्र गति से घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे जो नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगें सर्ज करते हैं, उनको पल्सर कहते हैं। तो पल्सर क्या है, एक प्रकार से तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा ही पल्सर कहलाता है। तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा ही क्या कहलाता है, पल्सर कहलाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे बना ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या हुआ कि ब्लैक होल मतलब काला छिद्र, इसको ऐसे तो बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होता है, ब्लैक होल का मतलब इसमें इतना अंधकार है, ये प्रकाश को बाहर नहीं जाने देता, यानी इसकी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और अनंत अनंत घनत्व वाला क्षेत्र, जिससे प्रकाश बाहर नहीं जा सकता, उसको ही क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। एक सीधी सी बात है, अगर कोई भी, एक साइंस का यहाँ पे एक रूल है कि अगर हम टॉर्च जलाया हमने, ये मान लीजिए ये टॉर्च हो गया, हमने जलाया और सामने कोई चीज खड़ा है, मान लीजिए एक्स, अगर ये तभी दिखेगा जब इसकी परछाई हमारे आंखों में बनेगी। हमने टॉर्च जलाया और शाम को तो प्रकाश जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कोई परछाई बन रही है, नहीं बनेगी तो हमें नहीं दिखेगा। आप
खुले आसमान में खड़े हुए टॉर्च जलाइए, वो टॉर्च की रोशनी सीधे जाती रहेगी, हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। और वही अगर हम नीचे जलाते हैं और सामने कोई खड़ा होता है, दीवार है, आदमी है, जानवर है, कोई भी है, तो वो क्या होता है कि हमें दिखता है, उसकी परछाई रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास तक आती है और हमें दिखता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट, परावर्तन का नियम, एक प्रकार से परावर्तन का नियम काम करता है, हमें दिखता है। अगर ये वापस ही नहीं आएगा तो हमें कैसे दिखेगा? ब्लैक होल क्या है? प्रकाश को वापस नहीं आने देने वाला तंत्र, यही तो कहेंगे कि अगर प्रकाश आया रिफ्लेक्ट होके तो हमें दिखता, और यार अगर वापस ही नहीं आया, वो चला ही गया, तो एक प्रकार से क्या है? ब्लैक होल है। खत्म, जिससे प्रकाश बाहर नहीं जाता, ब्लैक होल है। और ब्लैक होल बना कैसे? इसी सुपरनोवा विस्फोट के द्वारा। ठीक है, तो ब्लैक होल बनाने के लिए क्या है, उसकी चंद्रशेखर सीमा से ज़्यादा उसका द्रव्यमान होना चाहिए और वो ब्लैक होल बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं नक्षत्र। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं तुम्हारा नक्षत्र ठीक नहीं है, तुम्हारा ये ठीक नहीं है, तो वही नक्षत्र है। नक्षत्रों, ग्रह दशाओं की संख्या देखते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो सीधी सी बात है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। नक्षत्र क्या है? तारों का व्यवस्थित समूह नक्षत्र कहलाता है। तारों का व्यवस्थित समूह नक्षत्र कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे इनकी वर्तमान संख्या कितनी है? 27 है। एक नाम भी आप देख लो, चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, मघा, आद्रा, रोहिणी इत्यादि। तो ये सब याद नहीं करना है, आपको जनरल बेस पे जानकारी रखनी है। तो हमारे इतना हो गया। उसके बाद इसी का हम देखते हैं, ग्रह इसी की दशाएं देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 23 घंटे करती है। अरे यार सीधी सी बात है, जो सूरज है इसके चारों तरफ पृथ्वी हमारी घूम रही है, 24 घंटे में एक बार घूमती है। 23 23 घंटे 56 मिनट में ये घूमती है। और चंद्रमा लगभग 27, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर कितनी देर में काटता है? 27.3 दिन में पृथ्वी एक चक्कर लगाता है ये। इस दौरान वह प्रतिदिन एक नए नक्षत्र के सामने से घूमता है। ठीक है, क्योंकि नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27 है और एक क्रम में व्यवस्थित है, तो एक पर डे वो एक ना एक से घूमता रहता है। तो अभी हमारे पास देखिए, अभी तारामंडल है, सौर मंडल है, ये सब चीज़ें हैं। अब मैं सोच रहा हूँ 30 मिनट की हमारी क्लास हो चुकी है, तो सबसे पहले आज के लिए मैं इतना ही ख़त्म करता हूँ। आप ये नोट्स देख लीजिए पहले तो। ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप चाहें तो पूर्वावलोकन एक बार ऐसे ही अवलोकन कर लेंगे। ठीक है, पूर्वावलोकन का अवलोकन कर लेंगे, आपको इसके ज़्यादा नहीं पढ़ना है कुछ भी। ये बहुत सफिशिएंट नोट्स हैं। आप इसकी प्रिंट आउट A4 साइज में प्रिंट आउट करा सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देखिए, ये सब सारे सारे सब कुछ है इसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन ये देखा जाए तो नीचे हम ये सारा गति अभी जो इसके लिए नोट्स क्लियर हैं, ज्वारभाटा वगैरह भी हो गया, ये सौर उपसौर क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारे पास ये एंड होने के बाद, यानी जो वो सौर मंडल एंड होने के बाद इसमें देखेंगे तो नोट्स हिंदी क्वेश्चन है। ये अभी हमने देखा कि बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, पता होगा आपको, जॉर्ज लेमेट्रे। ठीक है, ये सब ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कितने तारामंडल स्वीकृत हैं अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये सारा ये कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे ये बस 2 क्लास में पूरा सौरमंडल खत्म। इसके बाद आप लोग इसको नोट्स, ये कम से कम क्वेश्चनों की संख्या, नंबर ऑफ कितने हैं क्वेश्चन देखेंगे हम। तो टोटल हमारे पास है, हाँ ये फर्स्ट टॉपिक में है। उसके बाद फिर ये थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये टोटल हमारे पास हैं लगभग 30 क्वेश्चन और हैं, जो थोड़ा हार्ड लेवल के हैं। तो आप कुछ अच्छे से सीखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सारा है ज्योग्राफी का, सौरमंडल का। आज ये हमारा एक क्लास आई है, एक क्लास और आएगी, अभी 2 क्लासेज आज होंगी। और 30 मिनट आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट कोशिश यही रहेगी 30-30 मिनट्स में सारा कवर करा दिया जाएगा। पढ़ कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी में। ठीक है, हमने देखा कि परिभाषा ब्रह्मांड क्या होता है, जितने भी खगोलीय पिंड हैं उन सबका सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, कॉपरनिकस ने सूर्य को सौरमंडल के केंद्र में बताया था। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक और निकोलस हैं। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। कक्षीय नियम की खोज केपलर ने की। विलियम हर्श ने बताया कि सौरमंडल आकाशगंगा के सिर्फ एक अंग है, मतलब एक एक छोटा सा अंग है। ठीक है, एडविन हबल ब्रह्मांड के विस्तार को बताया। बिग बैंग थ्योरी दी हमने, जॉर्ज लेमेंट्रे ने। उसके बाद इसका व्याख्या किसने की? रॉबर्ट बेगोनर ने इसकी व्याख्या की। उसके बाद बोला कि पहली शुरुआती अवस्था में केंद्र बिंदु पे था, फिर फटा,
विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद इसका ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ और इसके में इसमें गुरुत्वाकर्षण को सिंगुलरिटी कहा गया। लार्ज हैड्रॉन क्या है? एक प्रकार से यहीं पे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी जो मशीन है इसके माध्यम से प्रयोग हुआ तो हमें एक तत्व मिला गाढ़ पार्टिकल्स। गैलेक्सी हमने देखा कि असंख्य तारों गैसों और इन सब का समूह चक्राकार तंत्र एक समूह होता है, एक ऐसा बोल सकते हैं। संरचनात्मक बल्ज क्या होता है? जो मंदाकिनी या आकाश गंगा का सेंट्रल पार्ट होता है उसको बल्ज कहते हैं। घूर्णनशील भुजाएं क्या होती हैं? 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, ठीक है, आपने देखा ये, ठीक है, ये तो 3D टाइप में है। फिर ओनिया मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे सर्पिलाकार है। ओरियन नाम से हमारी पड़ोसी मतलब ओरियन नाम से हमारा सौर मंडल इसी भुजा में से ओरियन नाम से है, यानी जो मिल्की वे है इसकी जो आर्म्स है इसी में हमारा सौर मंडल स्थित है। पड़ोसी आकाशगंगा हमने देखा एंड्रोमेडा है, ठीक है। पड़ोसी सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी निकटतम तारा है। नेबुला या निहारिका हमने देखा, क्या नेबुला निहारिका तारों का निर्माण या तारों की जन्मस्थली नेबुला निहारिका है, ठीक है। कैसे कैसे तारों का जन्म होता है वो भी हमने देख लिया। ये हमारी नेबुला, ये चीज इंटरेस्टिंग चीज आपने देखा होगा नेबुला के बारे में। आसमान में जब आप रात को सो, जब मौसम साफ हो, हल्का हल्का ओस लग रहा गिरेगी तो रात के 12-1 बजे के आप देखो कि हल्के छोटे छोटे बादल टाइप में दिखेंगे, वही नेबुला है, ठीक है। तारों का विकास हमने देख लिया। स्टेल नर्सरी क्या होता है? आदि तारा या भ्रूण तारा तारों का जन्म स्थान जो शुरुआती दौर होता है। पूर्ण तारा जब हीलियम हाइड्रोजन हीलियम में संलयन स्टार्ट हो जाता है तो ताप उत्पन्न उसको होते हैं। लाल दानव क्या हुआ हमने बताया, यानी तारों का जब ईंधन खत्म हो जाता है तो लाल दानव तारा में बदल जाता है। फिर लाल दानव के बाद सफेद सफेद श्वेत वामन तारा बनेगा या फिर ब्लैक होल बनाएगा या फिर ये सब चीजें वो चंद्रशेखर सीमा पे निर्धारित करता है, तो ये हमने देख लिया। कृष्ण ब्लैक होल क्या होता है वो भी हमने देखा कि ऐसा क्षेत्र या ऐसे जहाँ से प्रकाश बाहर ना आए उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। किस कारण से बना? जो सुपरनोवा विस्फोट हुआ उसमें उसके कारण से हुआ और इसका द्रव्यमान इस सूर्य के द्रव्यमान से काफी मतलब हो गया, तुलनात्मक रूप में ज्यादा है जिस भी तारे का। नक्षत्रों के बारे में देखा 27 होती है। नाम हम देख ले चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, मघा, आर्द्रा, रोहिणी इत्यादि। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 23 घंटे 56 मिनट करती है जबकि चंद्रमा 27.3 दिनों में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। अगला हमारा टॉपिक होगा तारामंडल। नेक्स्ट क्लास में तारामंडल के बारे में जानेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप जो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए उन सभी छात्रों को जो महंगी कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं और एक बेहतर कंटेंट के साथ आपको मिलेगा। आपको ये जो कंटेंट मिलेगा अदर कहीं भी आप देखोगे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा जिससे आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। आप पेपर उठा के देखिएगा कोई भी 100% तो नहीं लेकिन फिर भी इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप कहेंगे यस दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीडीएफ हो सकती है। सो आप लोगों को मैं इसके अलावा मैं पूर्वावलोकन की भी पीडीएफ डाल दूंगा। ये खत्म हो जाएगा उसको पूर्वावलोकन के जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसका सबकी पीडीएफ बना के मैं डाल दूंगा। आप खुद देखेंगे कि हमने सब कुछ पढ़ लिया। पहले ये सब हम देखेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और थैंक यू सो मच।